नमस्कार साथियों। हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद बिंदी में अंतर, ये टॉपिक पढ़ा था। इसलिए इस पर दो वीडियो है। पहला वीडियो है ध्वनि और वर्णों में अंतर और दूसरा वीडियो है अनुस्वार, अनुनासिक और चंद बिंदु में अंतर। तो पहला वीडियो हम पढ़ चुके हैं जो ध्वनि और वर्णों में अंतर था, ध्वनि और वर्णों में अंतर था। इसमें हम अनुस्वार, अनुनासिक और चंद बिंदु में होने वाले अंतर के बारे में देखेंगे। अनुस्वार अनुस्वार को हम बिंदी की तरह दिखाते हैं। व्यंजन से जुड़ी हुई नासिक ध्वनि है। अनुस्वार, अनुनासिक और चंद बिंदी तीनों नासिक ध्वनि ही है। एक स्वर से जुड़ी है, दूसरा व्यंजन से जुड़ा है और तीसरा संकेत चिन्ह है। तो जो अनुस्वार है वो व्यंजन से जुड़ी हुई नासिक ध्वनि है। अनुनासिक को हम चांद बिंदी की तरह दिखाते हैं और यह स्वर से जुड़ी हुई नासिक ध्वनि होती है। चांद बिंदी क्या है, चंद बिंदी क्या है? स्वर से जुड़ी हुई नासिक संकेत चिन्ह है। यानी चंद बिंदी को कैसे दिखाते हैं? संकेत चिन्ह द्वारा दिखाते हैं। आइए हम तीनों में अंतर, तीनों को अलग अलग ढंग से अंतर देखते हैं। यहाँ अनुस्वार है, इसे बिंदी की तरह दिखाया गया है। अंग, इसके उदाहरण है अंग, संकल्प, कुंभ, पंखा। अनुस्वार का उच्चारण हमेशा अगले व्यंजन पर निर्भर करता है। यानी जो व्यंजन होगा उसी के आधार पर अनुस्वार लगेगा। यह पंचनासिक ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी में पंच वर्ग है। अब पांचों वर्ग में अंतिम वर्णमाला है, उसके अंतिम वर्ण है। जैसे क, ख, ग, घ अंगा, अंगा है। च, छ, ज, झ इया है। ट, ठ, ड, ढ आड़ा है। न है, म है। ये जो पंचम वर्ग हैं उनके ये अंतिम वर्ण है, यानी पंचवर्ण है। चलिए हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ लें और यही प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का नासिक ध्वनि क्या है? अंगा। क, ख, ग, घ अंगा। पांचवा वर्ण है, अंगा है। इसमें देखिए लिखा है अंक। अंक में देखिए इधर कैसे अंगा लगा हुआ है, ये अंगा कैसे बिंदी के रूप में परिवर्तित हो गया है। फिर है गंगा, गंगा में अंगा देखिए फिर बिंदी की तरह हो गया है। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ इया। इसका मतलब ये है कि जो ये अनुस्वार है, ये जो पांचों वर्ण है उसके व्यंजन पर निर्भर करता है। यानी बाद में जो व्यंजन आएगा उसी का पंचम वर्ण लगेगा। जैसे यहाँ देखिए अंक में क आया है तो क व्यंजन है, तो क का पंचम वर्ण अंगा आ गया और स्वर पे लगेगा। चलिए जैसे इसमें है च, छ, ज, झ इया है। इया है देखिए आंचल। च है तो च का इया लगा है। ट, ठ, ड, ढ आड़ा है। आड़ा पंचम वर्ग है, ट वर्ग का। देखिए मंडप है तो मंडप में ड क्या है? ट वर्ग का है, इसलिए आड़ा लगा है। इधर चलिए त वर्ग में त, थ, द, ध न है। न पंचम वर्ग है, यहाँ लिखा अंधकार। ध क्या है? त वर्ग का है, इसलिए यहाँ न की जगह बिंदी हो गया है। प वर्ग में म है। प, फ, ब, भ, म पंचम वर्ग है। देखिए संपत्ति, संपत्ति में प है। प क्या है? चूंकि प वर्ग का है इसलिए इसमें म लगा है और ऊपर बिंदी हो गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है? पहला तो वो था कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ग लगेगा जब वो ही वर्ग आएगा। ठीक, एक बात यहाँ क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी ये उदाहरण आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये किस वर्ग का है और उस वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पे आएगा। उदाहरण दे के पूछेगा तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यानी ये चित्र हमारे दिमाग में परमानेंट होना चाहिए कि कौन सा पंचम वर्ण
किस वर्ग का है और इसका शुद्ध शब्द क्या होगा। आगे देखते हैं। देखिए लिखा है अंश, अंधकार, संपत्ति जैसे शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन से पहले हुआ है, यानी व्यंजन से पहले यानी ये स्वर पे हुआ है। मैंने ये चीज यहाँ बताया था। देखिए अंक में क क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले हुआ यानी आ पे हुआ है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी अनुस्वार केवल व्यंजन के पहले लगता है और उस वर्ग का नासिक ध्वनि क्या, यानी जिस वर्ग का अक्षर हो, वर्ण होगा, उसी वर्ग का वो पंचम वर्ण वहां लगेगा। अनुस्वार एक ध्वनि व्यंजन ध्वनि है। ये क्वेश्चन पूछा गया सीधे सीधे। अनुस्वार क्या है, व्यंजन ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और तद्भव शब्दों में चंद बिंदी लगता है। जैसे अंगूठा, अंगूठा हो गया, दांत का दंत हो गया। यहाँ एक प्रश्न यह भी बनता है कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन ध्यान देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। ये कई परीक्षाएं में पूछा गया है, अमूमन सीसैट में भी पूछा गया है। और अनुस्वार एक ध्वनि व्यंजन है, इसे भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अनुस्वार किस वर्ग का है, पंचम वर्ण कहाँ लगेगा, हमें इसे भी ध्यान रखना है। और ये हमेशा व्यंजन पर निर्भर करता है। इस प्रकार 4 प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक चांद बिंदी, चंद बिंदी। स्वर के ऊपर जो चंद बिंदी लगाया जाता है वही अनुनासिक होता है। जैसे माँ, चांद, आशु, हा। जब कोई स्वर बोलते समय मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है तो वह स्वर अनुनासिक होता है। यानी अगर आता है कि मुंह नाक दोनों, तो अगर मुंह नाक दोनों से हवा निकलती है तो अनुनासिक हो जाएगा। यह बिंदी स्वर पर लगता है, व्यंजन पर नहीं। यानी जो चांद बिंदी है या अनुनासिक है वो स्वर पर लगता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, अनुनासिक उच्चारण का गुण है, जबकि चांद बिंदी दिखाने वाला चिन्ह है। मतलब क्या है, मतलब लगभग दोनों एक ही है। वो क्या करता है, उच्चारण का गुण है, और इसी उच्चारण को हम चांद बिंदी के माध्यम से दिखा देते हैं। उदाहरण है माँ। माँ में जो चंद बिंदी लगा है वो आ पे लगा है। फिर है हा, इसमें भी चंद बिंदी जो है वो आ पे लगा है। यहाँ आ जो है वो स्वर नासिक है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। चलिए अब देखते हैं चंद बिंदु। चांद के आकार से बिंदु युक्त चिन्ह, इसकी बार बार चर्चा की जा रही कि यह चिन्ह है, प्रतीक है एक। जैसे चांद, हंसना, महंगा। चंद बिंदु अनुनासिक को दिखाने वाला लिपि चिन्ह है। कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना याद रखना कि ये एक प्रतीक है, लिपि चिन्ह है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्वर नासिक के हो। देवनागरी लिपि में स्वर के ऊपर चंद बिंदी लगाकर नासिक ध्वनि को दिखाया गया है। चंद बिंदु स्वयं कोई ध्वनि नहीं है, यह केवल एक संकेत है। स्वर को नाक से उच्चारित किया जाता है। अर्थात चंद बिंदु के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है कि एक लिपि चिन्ह है, एक प्रतीक है। यहाँ तीनों का एक साथ अंतर दिखा दिया गया है। तो अनुस्वार अनुनासिक में विशेष अंतर है और चंद बिंदु एक प्रतीक की तरह प्रयोग करेंगे। धन्यवाद साथियों।